अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जमात शशुम का सबक नंबर 15 हमारे समाज में तकसीरियत का मुताला करेंगे। पहला सवाल है, हस्ब ज़ैल शहर राजस्थान में नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और उज्जैन। इन 4 शहरों में से कौन सा शहर राजस्थान में नहीं है? और इसका सही जवाब है उज्जैन। उज्जैन राजस्थान में नहीं है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। दरसी किताब में इन शहरों का जिक्र किया गया है। इसकी अहम वजह यह है कि सबक जो है हमारे समाज में तकसीरियत, उसकी मिसाल रेगिस्तान का ये इलाक़ा है थार का, जो कि रेगिस्तान है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आकर बसे हैं। ख़ासकर ईरान और अफ़गानिस्तान से बहुत सारे सौदागर इन्हीं या उन ममालिक को जब वो जाते थे तो इसी इलाक़े से जाते थे। कुछ लोग यहाँ पर आकर बस गए। कुछ लोग गुजरात में जो द्वारका जो मजहबी मुकाम है द्वारका, वहाँ जाने के लिए इसी रास्ते से जाते थे, वो लोग बस गए। कुछ लोग पुष्कर तालाब, पुष्कर मेला, इससे पहले के वीडियो में जिक्र आया है पुष्कर तालाब का, वो लोग वहाँ आने जाने के लिए पहले यही रास्ता था, तो कुछ लोग इस मुकाम से आने जाने वाले यहाँ बस गए। कुछ लोग अरबिस्तान यानी मक्का या मदीना जाने के लिए भी रास्ता पहले यही था। इस तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुल्कों से, मुकामात से लोग आकर इन इलाक़ों में बस गए और यहीं पर लोग अपना मुस्तकिल क़याम किए, जिसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है। यहाँ पर आपको सुन्नी, शिया, बोहरा, जैन मत, शिव मत, विष्णु मत, सिख, सब मज़ाहिब के लोग यहाँ पर इन इलाक़ों में मिलेंगे। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे गुंजान आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या कालाहरी? आमतौर पर रेगिस्तान में आबादी नहीं होती, लेकिन सवाल है कि दुनिया का सबसे गुंजान आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है? और इसका सही जवाब है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है सबसे गुंजान आबादी वाला रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान हमारे इस वीडियो का अहम टॉपिक है और दरसी किताब का भी अहम टॉपिक है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान दरअसल हिंद व पाक की सरहद पर वाक़ है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर वाक़ है। इस मुकाम पर बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दरियाएँ वगैरह कुछ भी नहीं होती, यानी बहुत कम पानी यहाँ पर फराहम है, जिसकी वजह से यहाँ पर दरख्त बहुत कम होते हैं और फसलें भी बहुत कम होती हैं। जब पानी ही नहीं होगा तो फसलें कहाँ होंगे? वहाँ सिर्फ घास होती है और यहाँ के लोगों का अहम पेशा जो है भेड़ बकरियाँ चराना और ऊँटों को चराना है, जिस पर वो उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार है। रेगिस्तान में आप जानते हैं ऊँट बहुत ज़्यादा होते हैं और ऊँट ही उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। आमतौर पर यहाँ के जो चरवाहे होते हैं वो जानवरों के साथ कई रियासतों का दौरा करते हैं और बारिश के मौसम से पहले फिर थार रेगिस्तान को वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आबादी ज़्यादा क्यों बस गई? उसकी अहम वजह यह है कि थार रेगिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों के आने जाने का अहम रास्ता होने की वजह से यहाँ पर लोग बस तो गए, लेकिन यहाँ के जो राजा महाराजा वगैरह जो भी थे, उन्होंने यहाँ पर पानी को महफूज करने के लिए बहुत सारे पेचीदा निज़ाम बनाए और रेगिस्तानी मिट्टी को काश्तकारी के काबिल बनाया और रेगिस्तानी मिट्टी में काश्तकारी को उन्होंने फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बस गए और इस तरह से आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे गुंजान आबादी वाला रेगिस्तान बन गया। थार रेगिस्तान में कौन से दरख्त से हासिल होने वाली तरकारी खुश्क करके साल भर खाया जाता था? बाजरा, संगरी, चना या गोभी? और इसका सही जवाब है संगरी। आमतौर पर रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, ज़राअत के लिए मुनासिब माहौल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की बड़ी कमी रहती है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो सिर्फ़ उन्हीं इलाक़ों में मिलती हैं। उसमें से एक संगरी है,
जिस और संगरी से और जो खारदार झाड़ियाँ होती हैं उनसे हासिल होने वाली तरकारियों को ये लोग सुखाकर साल भर रख कर उसको खाया करते थे, क्योंकि तरकारियों का फिर कोई भरोसा नहीं होता था, बारिश का भी कोई भरोसा नहीं होता था। इसलिए संगरी और खारदार झाड़ियों से हासिल होने वाली तरकारियों को ये लोग खुश करके साल भर इसको इस्तेमाल करते थे। और ख़ासकर इब्तिदा में लोग बाजरे की रोटी, सब्ज़ चने या काले चने खाते थे। लेकिन अभी जो वहाँ का माहौल है, अभी वहाँ पर इडली, सांभर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम वगैरह अब इस दौर में वहाँ पर मिल जाती हैं। और वहाँ के जो मवेशी हैं, वहाँ के मवेशी भी अच्छा दूध भी बहुत अच्छा देती हैं। अगला सवाल है, थार रेगिस्तान का कौन सा शहर मिठाइयों के लिए बहुत शोहरत रखता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। और इसका सही जवाब है बीकानेर। बीकानेर जो शहर है वो मिठाइयों के लिए बहुत शोहरत रखता है। इसके अलावा राजस्थान का हर शहर अपनी ख़ास खूबी रखता है। जैसे कि जैसलमेर है, जैसलमेर का क़िला बहुत मशहूर है, अजमेर की दरगाह मशहूर है। इसी तरह से वहाँ पर एक ऐसा भी शहर है जो तालीम के लिए मशहूर है। अगर आप जानते हैं तो आप उसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उस शहर को तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, वो कौन सा शहर है? अगला सवाल है, थार रेगिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान के किस इलाके में है? मेवात, मारवाड़, अजमेर स्टेट या गोरवार? रेगिस्तान, थार रेगिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा मारवाड़ के इलाके में है। राजस्थान को तकरीबन 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 9 इलाके हैं। जिस तरह से तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, राजस्थान और आंध्रा था, इसी तरह से राजस्थान के भी 9 रीजन हैं। उसमें से एक रीजन है मारवाड़, जिसमें थार रेगिस्तान का बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी जो इलाका है वो मारवाड़ के इलाके में है। यहीं से लोग, मारवाड़ के लोग ही हिंदुस्तान भर में फैल कर तिजारत करते हैं, जिसको मारवाड़ी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अफ्रीकी नस्ल के ग़ुलामों से मंसूब हैदराबाद की कॉलोनी कौन सी है? टोली चौकी, याकुतपुरा, हबशीगुड़ा या मेहदीपट्टनम? और इसका सही जवाब है हबशीगुड़ा। न सिर्फ राजस्थान बल्कि हमारी रियासत के समाज में भी तकसीरियत का इजहार है। ख़ासकर हैदराबाद का अगर आप जिक्र करेंगे, हैदराबाद में जब यहाँ पर निज़ाम हुकूमत थी, उस वक्त समरकंद, बुखारा, ईरान और तुर्की से बहुत सारे लोग आकर हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाके में बस गए थे। इसी तरह से अफ्रीकी नस्ल के ग़ुलाम भी कसीर तादाद में हैदराबाद लाए गए थे और उन्हीं के नाम से हबशीगुड़ा नाम रखा गया है। इस तरह से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी मुख्तलिफ़ लोग बसते हैं। जैसे बहुत सारे जंगलात में क़बाइल रहते हैं, लम्बाड़े रहते हैं, बंजारे रहते हैं, मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, तेलुगु के अलावा दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। ख़ुद दरसी किताब जो हमारी है वो 7 ज़बानों में प्रिंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर तेलुगु और उर्दू की शायरी भी यहाँ की बहुत मशहूर है। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि तेलंगाना भी तकसीरियत का एक अहम मिसाल है। अगला सवाल है, कंचनजंगा हिमालयाई चोटी किस रियासत में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? और इसका सही जवाब है कंचनजंगा जो हिमालयाई चोटी है वो सिक्किम में है। सिक्किम एक छोटी रियासत है जो हिमालय की पहाड़ी के मशरक़ी हिस्से में है। हिमालय की एक चोटी है जिसको कंचनजंगा कहते हैं, वो सिक्किम में है। सिक्किम के इलाके में वादियाँ, पहाड़ियाँ, बर्फीले तालाब और घने जंगलात बहुत ज़्यादा हैं। सिक्किम का पूरा इलाका साल भर सर्द रहता है और मौसम सरमा में ये बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ मानसून में ज़बरदस्त बारिश होती है और इस वादी से कई दरियाएँ बहती हैं। अब तक हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था जहाँ पर सूखा होता है, बारिश नहीं होती, फसलें नहीं होती। अब ये जो
रियासत है सिक्किम। यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, जंगलात रहते हैं। ये हमारे मुल्क का एक मुख्तलिफ पहलू है। एक रियासत में इस तरह है तो दूसरी रियासत में इस तरह है। तो सिक्किम के बारे में हम कुछ और मालूमात हासिल करेंगे। अगला सवाल है, सिक्किम की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। किन किन ममालिक से मिलती हैं? और इसका सही जवाब है नेपाल, भूटान, तिब्बत, जो कि चीन का एक हिस्सा है। तो सिक्किम की सरहदें नेपाल से मिलती हैं, भूटान से मिलती हैं और तिब्बत से मिलती हैं। इस तरह से हिंदुस्तान के साथ साथ 3 और ममालिक से सिक्किम की सरहदें मिलती हैं। इसलिए इन तमाम इलाक़ों में, सिक्किम के इलाक़ों में, इन तमाम इलाक़ों के लोग आकर बस गए। सिक्किम में लोग नेपाली भी हैं, तिब्बती भी हैं, भूटानी भी हैं। सिक्किम में तकरीबन 11 ज़बानें बोली जाती हैं। वो तिब्बत के लामाओं से करीबी ताल्लुक़ात रखते हैं, जिन्होंने इस इलाक़े में बुद्ध मत को रोशनास कराया। यानी सिक्किम में बहुत ज़्यादा बुद्ध मत का दौर दौरा है और यहाँ पर उन्हीं बुद्ध मत के मानने वालों ने कई खूबसूरत खानखाहें भी तामीर करवाईं। अगला सवाल है, कौन से साल सिक्किम भारत में शामिल हुआ? 1973, 1974, 1975 या 1976 में? और इसका सही जवाब है 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ। उससे पहले वो एक आज़ाद मुल्क था जिस पर चोग्याल नामी बादशाह वहाँ पर हुकूमत करते थे। उसके बाद ये हिंदुस्तान में शामिल हो गया और एक जमहूरी हुकूमत में ये शामिल होगा। बादशाह से जमहूरी हुकूमत में आ गया। अगला सवाल है, भारत में किस रियासत में फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाले अफराद पाए जाते हैं? सिक्किम में, राजस्थान में, पांडिचेरी में या केरला में? और इसका सही जवाब है पांडिचेरी में। पांडिचेरी में लोग फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाले पाए जाते हैं। पांडिचेरी हिंदुस्तान के जनूब मशरक़ी साहल पर वाक़ एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा है। यहाँ पर आज़ादी से पहले कई यूरोपीय कंपनियाँ जैसे डच, पुर्तगाली, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी यहाँ पर आकर हुकूमत करने की कोशिश की। ख़ासकर फ्रांसीसियों ने यहाँ पर 1954 तक अपना कब्ज़ा बरकरार रखा फ्रांसीसियों ने। इसलिए यहाँ पर फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाले अफराद पाए जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर रेफरेंडम हुआ तो यहाँ के लोगों ने इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए वोट दिया। इसलिए यहाँ पर फ्रांसीसी ज़बान के साथ तमिल ज़बान भी बहुत ज़्यादा चलती है। अगला सवाल है, अमन और आलमी ताउन के प्याम को फैलाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने पांडिचेरी में कौन सा बैनुल-अक़वामी गाँव क़ायम किया? कराईकल, माहे, नीम या अरुवेली? और इसका सही जवाब है अरुवेली। अमन और आलमी ताउन के प्याम को फैलाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने पांडिचेरी में अरुवेली गाँव क़ायम किया। इसके अलावा कुछ और नाम यहाँ पर आते हैं। एक नाम आता है सुब्रमण्य भारती का। सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु के अजीम कौमी शायर थे। और एक नाम आता है अरबिंदो घोष का, जो कि बुनियादी तौर पर बंगाल के एक इनकलाबी कौम परस्त थे। बाद में ये रूहानी रहनुमा बन गए। अगला सवाल है, कौमी तराना जन गण मन किसने लिखा? अरबिंदो घोष ने, सुब्रमण्य भारती ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या गांधी जी ने? और इसका सही जवाब है कौमी तराना जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसके अलावा अरबिंदो घोष और सुब्रमण्य भारती जो हैं, इनका नाम भी दरसी किताब में है। इनका नाम इसलिए है कि दरअसल तहरीक आज़ादी के वक्त पांडिचेरी पर जो फ्रांसीसी हुकूमत करते थे, उन्होंने तहरीक आज़ादी के दौरान कई मुजाहिदीन आज़ादी को अपने पास पनाह दी थी। उसमें एक नाम अरबिंदो घोष हैं, दूसरा हैं सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के एक अजीम कौमी शायर हैं और अरबिंदो घोष जो हैं, जो कि बुनियादी तौर पर बंगाल के इनकलाबी कौम परस्त थे, बाद में रूहानी रहनुमा बन गए। उनको भी फ्रांसीसी हुकूमत ने पनाह दी थी। इसके बाद अरबिंदो घोष जो कि रूहानी रहनुमा बन गए थे, इनके कई शागिर्द भी यहाँ पर आकर बस गए
और इनके एक फ्रांसीसी शागिर्दा थी, अम्मा जिसको कहते हैं, अम्मा कहते हैं, उन्होंने और अरबिंदो घोष ने मिलकर यहाँ पर अरबिंदो आश्रम कायम किया, अरबिंदो आश्रम कायम किया। एक और किताब का जिक्र दरसी किताब में है, वो है भारत की खोज, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। कौमी तराना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और भारत की खोज जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। और जवाहरलाल नेहरू के ताल्लुक़ से एक और जुमला है, कसरत में वहदत। कसरत में वहदत जो जुमला है जवाहरलाल नेहरू ने इस्तेमाल किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।